कभी भारत के नक्शे को गौर से देखा है? हर तरफ नदियों का एक घना जाल फैला हुआ दिखता है। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये नदियां जिस तरह से बहती हैं वैसे ही क्यों बहती हैं? तो चलिए आज भारत की नदियों के बहाव के पीछे छिपी इसी पूरी कहानी को समझते हैं। तो सवाल यही है कि नक्शे पर जो ये टेढ़ी मेढ़ी लकीरें दिखती हैं, क्या वो बस ऐसे ही हैं या फिर इनके पीछे कोई गहरा भौगोलिक राज छिपा है? इसका जवाब है हाँ, इनके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है और आज हम उसी की पड़ताल करने वाले हैं। चलिए इस रहस्य की पहली परत हटाते हैं। इस पूरी पहेली को सुलझाने का जो पहला सुराग है ना, वो भारत के नदी सिस्टम के एक बहुत बड़े बंटवारे में छिपा है। और जैसे ही ये बंटवारा समझ में आएगा, आधी कहानी तो वैसे ही साफ हो जाएगी। ये सोचने में भी बड़ा दिलचस्प लगता है कि भारत में हजारों नदियां हैं। कुछ हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से निकलती हैं तो कुछ प्रायद्वीप के पठारों से। लेकिन अपनी लंबी यात्रा के बाद ये सब की सब सिर्फ दो ही बड़ी मंजिलों तक पहुंचती हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई बहुत बड़ा फिल्टर लगा हो जो पूरे देश के पानी को दो अलग-अलग रास्तों पर भेज देता है। तो कौन सी हैं वो दो मंजिलें? वो हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। और इन दोनों में नदियों का जो बंटवारा है वो सच में हैरान कर देने वाला है। अब जरा ये आंकड़ा देखिए, भारत का 77% नदी का पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है। मतलब 3/4 से भी ज्यादा पानी पूरब की ओर बह जाता है और सिर्फ 23% पानी ही पश्चिम की तरफ अरब सागर तक पहुंचता है। ये कितना बड़ा फर्क है। और यहाँ कोई छोटी मोटी नदियों की बात नहीं हो रही है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा जैसी विशालकाय नदियां, ये सब बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं। और दूसरी तरफ सिंधु, नर्मदा और तापी जैसी बड़ी नदियां अरब सागर की ओर अपना रास्ता बनाती हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर इतना बड़ा बंटवारा होता क्यों है? क्या वजह है कि ज्यादातर नदियां एक ही दिशा में बहती हैं? तो चलिए अब क्या से आगे बढ़कर क्यों का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरे खेल के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है महान भारतीय जल विभाजक। ये एक बहुत बड़ी भौगोलिक बनावट है जो एक अनदेखी दीवार की तरह खड़ी है और नदियों को बताती है कि उन्हें किधर जाना है। तो ये जल विभाजक या वाटर डिवाइड आखिर है क्या चीज़? देखिए, इसे एक कुदरती दीवार की तरह समझ सकते हैं। ये असल में पहाड़ों और पठारों की एक लंबी बिना टूटी हुई चेन है जो बारिश के पानी को दो हिस्सों में बांट देती है। इसके एक तरफ जो पानी गिरता है वो पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में चला जाता है और जो दूसरी तरफ गिरता है वो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी दीवार नहीं है। इसकी लंबाई जानते हैं कितनी है? 2736 किलोमीटर। अंदाजा लगाइए, दिल्ली से चेन्नई की दूरी से भी कहीं ज्यादा। ये सच में देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैली हुई है। इसका सफर शुरू होता है एकदम दक्षिण में कन्याकुमारी से, फिर ये पश्चिमी घाट के साथ साथ ऊपर उत्तर की तरफ बढ़ता है। इसके बाद ये सतपुड़ा और विंध्य की पहाड़ियों से गुजरता है, अरावली रेंज को फॉलो करता है और आखिर में हरिद्वार के पास शिवालिक की पहाड़ियों में जाकर खत्म होता है। कह सकते हैं कि ये भारत के भूगोल की रीढ़ की हड्डी है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये वाटर डिवाइड नदियों की दिशा तय करता है। लेकिन नदियां सीधी लाइन में तो चलती नहीं है ना? वो तो बड़े अलग अलग तरह के पैटर्न बनाती हैं। तो चलिए अब इन आकारों के पीछे का साइंस समझते हैं। इसे कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न। ये असल में एक मेन नदी और उसकी सहायक नदियों से बना एक पूरा नेटवर्क होता है। अब ये नेटवर्क कैसा दिखेगा, उसका आकार क्या होगा, ये पूरी तरह से जमीन की ढलान, उसकी सतह और वहाँ की चट्टानों पर निर्भर करता है। ये एक तरह से हर नदी सिस्टम का अपना एक सिग्नेचर होता है। तो भारत में जो सबसे आम पैटर्न मिलता है वो है डेंड्रिटिक पैटर्न या वृक्षाकार प्रारूप। और जैसा इसका नाम है ना, ये बिल्कुल एक पेड़ जैसा ही दिखता है। बिल्कुल एक पेड़ की शाखाओं की तरह, जिसमें छोटी छोटी सहायक नदियां एक बड़ी मुख्य नदी में आकर मिलती जाती हैं। ये पैटर्न ज़्यादातर उन जगहों पर बनता है जहां चट्टानें एक जैसी होती हैं और पानी का बहाव बस जमीन की ढलान पर निर्भर करता है। भारत की सबसे बड़ी नदियां गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब इसी पैटर्न में बहती हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पैटर्न पर। इसे कहते हैं रेडियल पैटर्न। इसमें कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ नदियाँ एक सेंट्रल पॉइंट से निकलकर चारों दिशाओं में बाहर की तरफ फैलती हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक पहिए की तीलियाँ,
जैसे वो बीच से निकलकर चारों तरफ जाती हैं। ये पैटर्न तब बनता है जब नदियां किसी एक ऊंची जगह, मान लीजिए किसी पहाड़ से निकलती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अमरकंटक पर्वत, जहां से नर्मदा और सोन नदियां निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। ऐसा ही पैटर्न मेघालय के पठार और कच्छ में भी देखने को मिलता है। और फिर एक तीसरा पैटर्न है पैरेलल पैटर्न, यानी समांतर प्रारूप। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसमें नदियां एक दूसरे के साथ साथ बिल्कुल पैरेलल बहती हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी हाईवे पर गाड़ियों की लेन होती हैं। ये पैटर्न आमतौर पर उन इलाकों में बनता है जहां एक के बाद एक समानांतर पहाड़ियां हों, तो नदियां उन पहाड़ियों के बीच की ढलान को फॉलो करती हुई सीधी बहती हैं। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ये पैटर्न दिखता है। और हाँ, पश्चिमी घाट से जो नदियां तेजी से नीचे उतरकर अरब सागर में गिरती हैं, वो भी अक्सर यही पैटर्न बनाती हैं। तो चलिए, अब इन सभी जानकारियों को एक साथ जोड़ते हैं और वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। अब जब ये सारी बातें पता चल गई हैं, तो नक्शे की वो कहानी अचानक साफ होने लगती है। तो असल बात ये है कि भारत की नदियों का बहना कोई इत्तेफाक नहीं है। एक तरफ वो विशाल जल विभाजक है जो उनकी दिशा तय करता है, और दूसरी तरफ जमीन की बनावट है जो उनके बहने का पैटर्न बनाती है। ये तो एक पूरी कहानी है जिसे भारत के भूगोल ने खुद लिखा है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये नदियां हमें भारत के भूगोल के बारे में और क्या-क्या बताती हैं। सोचने वाली बात है कि नक्शे पर बनी ये लकीरें सिर्फ पानी के रास्ते नहीं हैं, बल्कि ये तो जमीन की हजारों साल पुरानी कहानी के सुराग हैं। अगली बार जब नक्शा देखें तो इस पर सोचिएगा जरूर।